तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री ऑन जीएसटी। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड जर्नल एंट्री पोर्शन और उसे मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया है। ऑल्दो सीए फाउंडेशन में ये जो चैप्टर है टच करने लायक नहीं है, ये हम मानते हैं कि आपको पहले से ही मालूम होगा। आप क्लास 11th और 12th दोनों पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एक एक चीज़ का बेस लेके चला जाए, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जैसे शायद कुछ किया हुआ ना हो, तो इसलिए जर्नल एंट्री भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह करवाया है। फिर लेजर भी पोस्टिंग मैंने आपको करवाई है। अब हम जीएसटी वाला पार्ट टच करेंगे। तो अभी रिसेंटली ही एक जर्नल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया था पेपर में सीए फाउंडेशन के अंदर, और जीएसटी जिसके अंदर यूज था। तो जीएसटी की जर्नल एंट्री करने से पहले हमें एक जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ऑल्दो अपने आप में बहुत वास्ट पोर्शन है ये। तो जब हम इनकम टैक्स सी इंटरमीडिएट की बात करते हैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स एक पोर्शन है जीएसटी का। तो जब हम वहाँ डिस्कस करते हैं तो वहाँ तो बहुत डिटेल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उतना ही मैं आपको बता पाऊंगा जितना आपकी जर्नल एंट्री में यूज होने वाला है, और इसे मैं आपके स्टडी मटेरियल से कराने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, तो स्टडी मटेरियल मैंने ओपन किया हुआ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री फॉर जीएसटी। देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताइएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? आप में से काफी बच्चों ने सुना भी होगा जीएसटी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत अच्छे तरह से समझेंगे आप, क्योंकि जर्नल एंट्री से पहले इसका पूरा मुझे लो का स्ट्रक्चर आपको क्लियर करना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के आने से पहले जो टैक्स सिस्टम था इंडिया में, वो क्या था? गुड्स के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स हुआ करते थे, सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगा करता था। गुड्स के ऊपर जनरली मैं कॉमनली नाम बता देता हूं आपके साथ, जो सुने हुए होंगे। एक्साइज ड्यूटी आपने सुना होगा कि गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल था। इसके अलावा ऑक्ट्राई टैक्स हुआ करता था। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करते थे। अलग अलग तरीके के, आप ये समझ के चलिए, 50 तरह के टैक्स हुआ करते थे गुड्स के ऊपर। ठीक है, अब उससे क्या प्रॉब्लम आया करती थी? जो भी ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, उन्हें अलग अलग एक्ट को पालन करने के लिए अलग अलग एक्ट में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। अलग अलग तरह के आप, क्योंकि आप अगर 50 एक्ट के अंदर आ रहे हैं और 50 एक्ट आपके ऊपर लग रहे हैं, तो हर एक का रजिस्ट्रेशन अलग करना पड़ेगा। हर एक तरह के फॉर्म अलग करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे आपको। बार बार आपको सीए के या वकील के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति देने के लिए सरकार ने एक टैक्स रिफॉर्म के नाम से एक जीएसटी को पहचाना जाता है कि इंडिया में बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म आया। जब से जीएसटी आया तो सबको एक ही टैक्स के दायरे में कर दिया, और वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा करता था, और सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स के नाम से एक टैक्स हुआ करता था। लेकिन आफ्टर जीएसटी, यानी कि पोस्ट जीएसटी रिजिम, केवल एक ही टैक्स है, चाहे वो गुड्स की बात करें, चाहे हम सर्विसेज की बात करें, और वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक कारण तो ये था गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने का, जैसे एक बहुत बड़े टैक्स रिफॉर्म के रूप में देखा जाता है। और दूसरा एक जो बहुत बड़ा कारण था जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जरूरत पड़ी, वो था कास्केडिंग इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा जब मैं वर्ड बोल रहा हूं, कास्केडिंग इफेक्ट। आपने शायद
इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, कास्केडिंग किसे कहते हैं। तो कास्केडिंग इफेक्ट, कोई बता सकता है आप में से मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। तो कास्केडिंग जो कहा जाता है वो कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि सरकार के पास ये पावर तो है कि वो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या सर्विसेज की डिलीवरी के ऊपर टैक्स लगाए, लेकिन जिस टैक्स की वो बात कर रही है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाए तो ये तो बड़ा गलत हो जाता है। और लेकिन 85 साल से 60-70 साल से ये कास्केडिंग इफेक्ट चल ही रहा था, क्योंकि कोई तरीका सरकार के भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रिमूव किया जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं कास्केडिंग इफेक्ट का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि सपोज कीजिए कि जो ओरिजिनेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर है ए, ठीक है ना। ए ने जो गुड्स की सप्लाई करी, सप्लाई ऑफ गुड्स जो ए ने की, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए ने जो की वो 100 रुपए में की, ठीक है। और ए ने जो गुड्स की सप्लाई करी वो बी को करी, यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखता चलूंगा कि ए ने गुड्स की सप्लाई जो करी वो बी को करी, तो और वो 100 रुपए की करी। वो ये मान लेते हैं कि हर स्टेट पर टैक्स जो है 10% है, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाएगा वो एट 10% टैक्स जोड़कर बी को कितने का पड़ेगा, वो बी के लिए जो कॉस्ट है वो कितने की पड़ेगी, 110 की। आप सहमत हैं इस बात से या नहीं सहमत हैं, आप जल्दी बताइएगा। ये जो 110 है ये एक तरह से कॉस्ट टू बी, यानी कि सेलर को 100 रुपए ही मिले और 10 रुपए उसे गवर्नमेंट के खाते में जमा करने पड़ेंगे। जो ए है बी से 110 रुपए कलेक्ट करेगा, लेकिन 10 रुपए उसमें से क्या कर देगा, गवर्नमेंट को जो जमा कर देगा, और अपने पास जो सेलर है वो कितने रख पाएगा, 100 रुपए ही रख पाएगा। लेकिन जहां तक बी का सवाल है, तो बी के लिए कॉस्ट क्या पड़े, बी को तो 110 रुपए ही ए को देने पड़े, तो कॉस्ट टू बी कितनी पड़ी, 110। अब बी क्या करता है, इसमें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है, इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है। मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, एड प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बी जो है वो 40 रुपए का है, वो 40 रुपए का है। तो एक तरीके से बी का जो सेलिंग प्राइस होगा, एक तरह से सेल वैल्यू ऑफ बी कितनी होगी, 150 होगी या नहीं होगी, जल्दी बताइएगा। अब गवर्नमेंट फिर दोबारा से आपके पास आएगी, क्योंकि आप माल बेच रहे हो तो हमें टैक्स दीजिए। तो एड मैं बात कर रहा हूं कि मैं हर स्टेट पर केवल कास्केडिंग इफेक्ट को समझा रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि 10% टैक्स है, तो जब 10% टैक्स जुड़ेगा तो इसमें 15 रुपए ऐड हो जाएगा। और जो बी सेल कर रहा है वो किसे सेल कर रहा है, सी को सेल कर रहा है। बी जो कर रहा है किसे सेल कर रहा है, सी को सेल कर रहा है। तो एक तरीके से 165 ये क्या पड़ी, कॉस्ट टू सी। जल्दी बताइएगा ये यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अभी मैंने केवल 3 स्टेज ली है, अदरवाइज रियल लाइफ में तो कहीं कहीं स्टेजेस से गुजर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक, जो आपके पास आप और हम जो लोग होते हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं, जो अल्टीमेटली कंज्यूम करने के लिए गुड्स को परचेज करता है। और उसके बीच में मैन्युफैक्चरर से लेकर वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक कई सारी चेन होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द गुड्स की नेचर क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, कई बार चेन लंबी हो जाती है, कई बार चेन थोड़ा छोटी हो जाती है। तो यहाँ तो मैंने बहुत छोटी सी चेन ली है कि ए जो है मैन्युफैक्चरर है और ए अपने गुड्स की जो सेल प्राइस है 100 रुपए तय करता है, और उसमें वो 10% गवर्नमेंट का टैक्स जोड़ता है। तो यहाँ पर 110 रुपए जो है एक तरीके से कॉस्ट टू बी पड़ा। बी जो है उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है कि 40 रुपए मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो 150 रुपए सेल वैल्यू हो गई। तो एट 10% टैक्स जोड़ा उसने 15 रुपए, अब गवर्नमेंट को टैक्स किया आपका 15 रुपए। तो टोटल जो कॉस्ट टू सी पड़ी वो कितनी पड़ी, 165। अब मुझे ये बताइए कि जो 150 पर टैक्स गया था, ध्यान से सोचिएगा, जो 150 पर टैक्स गया था, इस 150 के अंदर 100 रुपए
वो वाले हैं जिसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, प्लस 10 रुपए वो वाले हैं जो गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि जीएसटी आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि पुराने टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी थी जिसकी वजह से जीएसटी रिफॉर्म आए। ठीक है, उसके बाद ही आपको जब मैं जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स क्रेडिट समझाऊंगा तो वो पल्ले पड़ेगा आपके। और अभी रिसेंटली बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है उसके ऊपर जनरल एंट्री का, कहने के लिए तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, लेकिन 90% बच्चे सीए फाउंडेशन के भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है जनरल एंट्री में कैसे यूज किया जाता है वो उन्होंने सीखा ही नहीं था। अदरवाइज तो कहने के लिए जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, क्लास 11 का क्वेश्चन है। तो 100 प्लस टैक्स, मुझे सोच के बताइए कि 150 रुपए जो सेलिंग प्राइस है बी का, उस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जो बी कमा रहा है वो तो केवल कितना है, 40 रुपए का ही है। इस 150 में 110 रुपए तो वो वाले हैं जिस पर ऑलरेडी बी टैक्स देके आ चुका है। उस 110 में भी दो चीजें शामिल हैं। 100 रुपए तो वो शामिल है जिनको पर टैक्स लगा था, वो 10 रुपए तो टैक्स के ही शामिल हैं। लेकिन इस सिस्टम हमारा ये कह रहा था कि जब भी आप माल बेचेंगे, जो भी आपकी सेल प्राइस होगी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरा सेल प्राइस 150 रुपए है, 40 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर, तो मुझे अगले दोबारा से क्या करना पड़ेगा, 15 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बताइए कि अगर मैं मान लेता हूं कि सी अल्टीमेट कंज्यूमर है तो 165 रुपए में 10 रुपए टैक्स शुरुआत के हैं और 15 रुपए टैक्स बाद के हैं, यानी कि 25 रुपए तो टैक्स के ही शामिल हो गए। 165 रुपए में 165 में 25 तो टैक्स के ही शामिल हो गए और दो बार टैक्स लगा। जो बाद वाला 15 रुपए टैक्स लग रहा है तो 100 रुपए जिस वैल्यू पर पहले टैक्स लग चुका था उस पर दोबारा लग रहा है, प्लस 10 रुपए तो टैक्स के ही शामिल हैं, तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। इस व्यवस्था को कहा जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। इस सिस्टम को कहा जाता है कास्केडिंग इफेक्ट, जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स लागू कर रहा है और एक वैल्यू जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है उस वैल्यू के ऊपर दोबारा से आप टैक्स लगा रहे हैं, हर स्टेज पर लगा रहे हैं। इस व्यवस्था में क्या होता था कि अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जो गुड्स पहुंचता था उसमें काफी अमाउंट टैक्स का शामिल होता था, इस वजह से वो गुड्स क्या हो जाता था, महंगा हो जाता था। तो जीएसटी रिफॉर्म आए 2016 के अंदर, एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो जीएसटी क्या कहता है? जीएसटी दो चीजों के ऊपर जो कमियां थी पुराने सिस्टम की, उन दोनों कमियों के ऊपर वार करता है एक साथ। एक कमी ये थी कि कोई भी बिजनेसमैन परेशान था इस बात से कि वो बिजनेस पर ध्यान दे या गवर्नमेंट के 50 तरह के जो टैक्स सिस्टम हैं और उनके कंप्लायंस हैं, प्रोसीजरल पार्ट है, उन पर ध्यान दे। तो क्योंकि कोई भी आप कुछ भी छोटे से छोटा काम करो तो आपके ऊपर अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट डेरा डाल दिया करते थे कि देखिए आप क्यों ये काम कर रहे हो तो आपको हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा डिपार्टमेंट कहता था कि आपको हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तीसरा कहता था हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती थी। तो जीएसटी क्या करा कि एक ही छत के अंदर सबको ले आया कि हम अलग अलग तरह के सारे कानून खत्म कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कानून को आप समझिए और वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले गुड्स के ऊपर अलग टैक्स लगा करते थे, सर्विस के ऊपर अलग टैक्स लगा करते थे। अब एक ही कानून के अंदर सारे चीजें आएंगी, गुड्स भी जीएसटी के अंदर आएगा और सर्विसेज भी जीएसटी के अंदर ही आएंगी। तो पहला जो कारण था वो तो ये था। दूसरा कारण जो मैंने इस एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि कास्केडिंग इफेक्ट जो हुआ करता था, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगा करता था, एक वैल्यू जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, इस सिस्टम में, पुराने टैक्स सिस्टम में उस वैल्यू को दोबारा से टैक्स लग जाता था। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया।
तो मुझे जल्दी से बताइए यस या नो करके कि क्या आपको ये चीज जो मैंने अभी तक आपके सामने रखी है कि जीएसटी आने का कारण क्या है, जीएसटी में कैसे दूर होगा, वो अब हम बात करेंगे और उसके बाद जनरल एंट्री कैसे पास होंगी वो हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, यस और नो जल्दी से बताइएगा मैसेज करके सभी बच्चे, यस और नो। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, यस और नो। क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं अकाउंटेंसी में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं बता देता हूं आपको। मेरा पर्पस, क्योंकि अकाउंट सिस्टम में मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं सी इंटरमीडिएट में टैक्सेशन की बात करता हूं तो हम बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो पर्पज है तो वो पर्पज है कि हम जर्नल एंट्री में जब हम उसको समझें कैसे यूज किया जाएगा तो उतना मुझे ज्ञान आपके अंदर बढ़ना है। तो जल्दी बताइएगा यस और नो। रिया, ओरा, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। प्रतिभा, रेस्ट, माही, आई एम नॉट रिसीविंग योर मैसेज। अभी ओरा का मैसेज आया है। यस रिया, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि हमें उसी कॉन्सेप्ट को जर्नल एंट्री में यूज करना है। तो एक चीज तो मैंने बताई कि जीएसटी जो लेवी होगा वो मैन्युफैक्चरिंग यानी गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर इक्वली लेवीड करता है। इसीलिए इसका नाम अगर फुल फॉर्म भी देखेंगे तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दूसरी बात देखिए, जो जीएसटी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझिएगा। टाइप ऑफ जीएसटी, साथ के साथ आप नोट भी करते चले जाइएगा। टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं। जीएसटी कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। अब वो कब कब लगेंगे वो भी मैं बताऊंगा। एक होता है सीजीएसटी, इसे कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी का मतलब होता है जीएसटी तो सब में लगेगा, सेंट्रल का मतलब होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी। एक होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है यूटीजीएसटी। जीएसटी सब में ही है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। आप सब लोग जानते भी होंगे कुछ स्टेट हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। तो यूनियन टेरिटरी में भी 2 पार्ट हैं, विद स्टेट लेजिस्लेचर और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। उसको भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करूंगा। बाकी तो जब मैं रिपीट कर रहा हूं, जब जीएसटी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। लेकिन फिलहाल मेरा यहाँ पे जो सिर्फ पर्पज है वो सीए फाउंडेशन और उसमें भी अकाउंट्स को मैं डील कर रहा हूँ। तो जितना हमारे लिए यूज होगा जर्नल एंट्री में हम उतना समझेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, और कौन सा होता है? एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी 2 तरह की होती हैं, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर और विद स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी बट इट इज ए स्टेट विद स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ विधानसभा है, यहाँ चुनाव किए जाते हैं, है ना, वो इलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, उनकी सरकार होती है। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपने कभी सुना है कि चंडीगढ़ के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? क्या वहां पर कोई सरकार है? आपने सुना है क्या? जबकि चंडीगढ़ भी क्या है? आपकी यूनियन टेरिटरी है।
ठीक है, दमन दीव है आपका यूनियन टेरिटरी है, लेकिन क्या आपने वहां की अलग से सरकार के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना। तो यूनियन टेरिटरी भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? विद स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जिनकी खुद की लेजिस्लेचर है, और जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। जिनका खुद का लेजिस्लेचर है वो यहाँ पर स्टेट ही ट्रीट की जाएंगी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए वो यूनियन टेरिटरी ट्रीट नहीं की जाएंगी। जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, ऑल्दो वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जिनकी खुद की विधानसभा है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ट्रीट ना करके क्या किया जाएगा? उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर ही ट्रीट किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए आप। क्लियर है? अब कौन सा टैक्स कब लगता है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। जब भी आप देखिए, टाइप ऑफ सेल दो तरह की हो सकती हैं। टाइप ऑफ सेल कितने तरह की हो सकती हैं आपकी? टाइप ऑफ सप्लाई। और मैं ये रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए, क्योंकि मेरा पर्पज यहाँ पर केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाना है। तो जब हम लो की बात करते हैं, जो वहां पर एक कंसंट्रेट रखते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड यूज करें, तो यहाँ पर कई बार मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पज उस लेवल तक आपको ले जाना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपके सामने जो आपके आराम से समझ में आ सकता है वो क्या है कि टाइप ऑफ सेल। जबकि जब आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ते हैं तो सेल नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर वर्ड है टाइप ऑफ सप्लाई। वहां पर वर्ड है सेल की जगह क्या है? सप्लाई। अगर आपने जीएसटी के पेपर में गलती से भी लिख दिया सेल तो गुनाह हो जाएगा, ये आप मान के चल लीजिए, और नंबर आपके पूरे कटेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है। तो वहां पर वर्ड है सप्लाई। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने वो वर्ड यूज करूंगा। मैं अभी लीगल टर्मिनोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। तो टाइप ऑफ सप्लाई, अब मैंने बता तो दिया ही है, तो इसलिए मैं लिख ही देता हूं। चलिए, टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। सप्लाई का मतलब आप ये समझ लीजिए सेल की ही बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई दो तरह की हो सकती हैं। विद इन द स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। जो विद इन द सेम स्टेट होती है उसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोला जाता है उसे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। यानी कि सपोज कीजिए कि हम लोग, सेलर जो बैठा हुआ है वो मेरठ में बैठा हुआ है, और जो बायर बैठा हुआ है वो कानपुर में बैठा हुआ है। अब मुझे बताइए कि जो जहां पर गुड्स पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन है, वो भी विद इन द स्टेट ऑफ यूपी है, और जहां से गुड्स चलेगा, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स जहां से होगा वो भी विद इन द स्टेट, यानी कि यूपी में ही है। तो अगर गुड्स चलने वाला जगह और गुड्स पहुंचने वाली जगह एक ही स्टेट के अंदर हो तो उसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसे क्या बोला जाएगा बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द सेम स्टेट। एक होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो दूसरी सप्लाई क्या होगी? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसे कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इसे कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। तो दो तरह की सप्लाई हो गई, एक हो गई आपकी विद इन द सेम स्टेट, जिसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक हो गई आपकी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इंटर स्टेट सप्लाई। सेलर जो बैठा हुआ है वो मेरठ में बैठा हुआ है, लेकिन बायर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। सेलर जो बैठा हुआ है मुंबई में बैठा हुआ है, लेकिन बायर जो बैठा हुआ है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो सेलर महाराष्ट्र का हो गया और बायर आपका कहां का हो गया? वो हो गया दिल्ली स्टेट का। तो इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। समझ आ रही है बात? हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इंटर स्टेट सप्लाई और
इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? जल्दी से मैसेज कीजिए यस और नो, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है? माही रिस्ट, आपका मैसेज नहीं आ रहा है। आर यू हियर? ओरा, योर मैसेज इज नॉट रिसीव्ड। यस और नो? अभी सिर्फ रिया का मैसेज आया है। यस, ऑल क्लियर, गुड। तो विद इन द सेम स्टेट है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए जो हमारा देश है वो फेडरल कंट्री कहलाता है, ठीक है? फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास या एक ही सरकार के पास या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। हमारा जो संविधान है, वो अमेरिका से मिलता जुलता है। हमारा जो संविधान है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारा यूएस से मिलता जुलता है। लेकिन जो हमारे कानून हैं, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इन्हें कहते हैं कानून, ठीक? तो ये यूके से मिलते जुलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर करीब करीब 150 या 200 साल शासन किया है, आपको जैसे मालूम है। तो ज़्यादातर कानून उनके समय में भी पास हुए थे, तो वही कानून हम लोग अभी तक ढो रहे हैं। लेकिन जो संविधान है वो हमारा यूएस बेस्ड है, लेकिन जो कानून है, जो एक्ट हैं, वो हमारे यूके बेस्ड है। यूएस बेस्ड और यूके बेस्ड में जो संविधान में अंतर है, आपको मालूम होगा पहले इंडिया में भी राजा महाराजाओं का ही शासन हुआ करता था। यूके में अभी भी आप सुनते होंगे महारानी एलिजाबेथ हैं वहाँ की सर्वोच्च, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी होते हैं। तो बहुत सारी कंट्रियां अभी भी, बहुत सारी कंट्रियों में जो राजा महाराजाओं वाले कानून हुआ करते थे, वही कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। यानी कि राजा के बाद उसका बेटा ही उत्तराधिकारी होगा, उसका परिवार का ही आदमी उत्तराधिकारी होगा, कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई प्रजातंत्र नहीं होगा। लेकिन यूएस में क्या होता है कि वहाँ चुनाव होते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो यूएस बेस्ड है, लेकिन जो कानून है हमारे वो यूके बेस्ड है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आएगा। तो यूएस में भी जो फेडरल कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जो संविधान है हमारा, हम फेडरल कंट्री माने जाते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के पास सर्वोच्च पावर नहीं है। जैसे हम कहने के लिए कह दें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेट गवर्नमेंट बड़ी या सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी, तो एकदम तबाक से आपका आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। बड़ी का तो मतलब ये होता है कि फिर सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट को बड़ी गवर्नमेंट की माननी पड़ेंगी। अगर बड़ा आप कहते हैं किसी को, इसका मतलब है कि उनके ऊपर लागू होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बड़ी है, स्टेट के पास जो अधिकार हैं अगर उनके खुद के हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी दखलंदाजी नहीं कर सकती। आपने कई बार अखबार में देखा होगा, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो पूरी मोदी सरकार की नाक में नकेल डाल के रखती है। मोदी गवर्नमेंट कुछ भी पास करती है वो अपने यहाँ लागू ही नहीं होने देती। इधर केजरीवाल ने भी काफ़ी नाक में नकेल डाल के रख रखी थी मोदी सरकार की, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी वो अपने यहाँ लागू ही नहीं होने देते थे। आपने सुना होगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि मोदी को वेस्ट बंगाल में कोई रैली करनी है, तो लीगली उसे ममता बनर्जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सुप्रीम है, उसमें भी मोदी भी कुछ कर नहीं पाएगा।
तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फेडरल, यानी कि शक्तियां और जो ड्यूटीज हैं वो बटी हुई है। जब कुछ ड्यूटी हम आपको देंगे तो पावर भी देनी पड़ेगी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सत्ता बिना इनकम के नहीं चल सकती। तो हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम है, जो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का हुआ करता है, तो वो बटा हुआ है, यानी कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख रखी है कि इन सोर्सेज से तो टैक्स हम लेंगे। अब कुछ सोर्स ऑफ इनकम की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यानी कि इन चीजों से टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेगी। जीएसटी का जो रिफॉर्म आने में इतना वक्त लग गया, उसके पीछे कारण एक बहुत बड़ा ये भी था कि स्टेट गवर्नमेंट की जब तक भागीदारी सबकी नहीं हो जाने की, एक एक स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं हो जाने की, जब तक आप अकेले दम पर जीएसटी नहीं ला सकते थे। एक देश एक टैक्स का जो नारा था मोदी का, वो तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक कि सबकी कंसेंट ना मिल जाए। वो सबको ये दिक्कत थी कि जीएसटी आने के बाद कहीं उस राज्य की इनकम खत्म ना हो जाए या कम ना हो जाए, या हम ऐसे ना हो जाएं कि हमें पुराने टैक्स सिस्टम में ज्यादा टैक्स मिला करता है, अब कम मिल जाएगा। तो जब नया टैक्स सिस्टम आया, तो ये मैं आपको थोड़ा सा अलग बात बता रहा हूं जिससे थोड़ा सा वो नॉलेज आपकी बढ़े। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 सालों तक की गारंटी भी ली, यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट की इनकम आती थी, उसकी गारंटी ली कि जीएसटी आने के बाद कम से कम उतनी इनकम हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जरूर मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। समझ आ रही है बात? तो ये मैंने क्यों बताया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जीएसटी आराम से ऐसे ही नहीं आया, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें, स्ट्रेटेजी वगैरह लगी। अब जैसे मैंने बताया कि आवर कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, उसमें कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है टैक्स सिस्टम के लिए। अब सारे टैक्स आप खत्म कर रहे हो, उसमें एक ही टैक्स ला रहे हो, वो क्या ला रहे हो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इनका बंटवारा कैसे होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू जाएगा, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू जाएगा। क्योंकि जब आप जीएसटी लाए तो सेंट्रल टैक्सेस खत्म हुए, बहुत सारे आपके स्टेट टैक्सेस खत्म हुए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम छिन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम छिन गई, एक ही टैक्स रह गया, वो रह गया जीएसटी। तो जीएसटी का जो बंटवारा है वो एक गवर्नमेंट का नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है पैसा, और वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। आप इस तरह समझ लीजिएगा कि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा वो मैं क्लियर करूंगा अभी, उसके लिए अभी थ्योरी और क्लियर होगी। लेकिन 50% जो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और 50% जो जाता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जब हम विद इन द सेम स्टेट सप्लाई करते हैं तो वहां पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। वहां पर कितने तरह के टैक्स लगते हैं? 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। एक तो लगेगा CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक लगेगा SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी रेट होगी उसका आधा CGST और आधा SGST लग जाएगा। सपोज कीजिए कि यूपी में सेल हो रही है, तो आधा तो यूपी गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी। क्लियर है बात कि आधा यूपी गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी। जब हम इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं, यानी कि दिल्ली से मुंबई घुस जा रहा है या मुंबई से दिल्ली आ रहा है, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट आ रहा जा रहा है, तो लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई, और यहां एक ही टैक्स लगेगा, वो लगेगा IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब हम बाद में बंटवारे की बात करते हैं तो ये भी आधा SGST और आधा CGST में बट जाता है। लेकिन जब आप लगाएंगे तो आप CGST और SGST नहीं लगाएंगे, उसका नाम आएगा IGST। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वो आधा स्टेट गवर्नमेंट में बट जाता है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट
हो जाता है। तो मुझे यहाँ तक बताइए कि कुछ कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मैं धीरे धीरे करके लूंगा। मुझे जल्दीबाजी नहीं है कि एक ही दिन में निपटाना है, चाहे मुझे 2 की जगह 3 क्लासें लग जाएं, लेकिन अगर इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप कर पाए। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। आईजीएसटी तब लगता है जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक स्टेट, यानी कि जब सेल परचेज में 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बाद में बंटवारे के समय आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसी वजह से मैंने पूरी भूमिका आपको मान दी थी टैक्स स्ट्रक्चर की, कि टैक्स रिफॉर्म आने से पहले क्या क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से फेडरल कंट्री वर्क करता है। तो क्योंकि सारे टैक्स खत्म हो गए, जो सब सारे टैक्स खत्म हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इनकम मारी गई और स्टेट गवर्नमेंट की भी इनकम मारी गई। तो ये तय किया गया कि जो भी अब सप्लाई होगी, हमें एक देश एक टैक्स लाना है। तो जो भी टैक्स आएगा वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब वो बटेगा कैसे, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो आगे की बात है। अब वो डिटेल में जब हम जीएसटी पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा काम आता है। यहाँ पर हमारे एंट्री में उतना डिटेल में वो वाला मुद्दा काम नहीं आएगा। समझ आ रही बात? यहाँ पर तो हमें जो मुद्दा काम आएगा कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है। क्लियर है? तो आज की क्लास में यहीं पर साइन ऑफ करता हूं, क्योंकि आज कुछ बच्चों ने लाइव ज्वाइन किया भी नहीं है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। बाकी जो रिकॉर्डेड मोड में हैं, जो लाइव के हैं नहीं, तो उन्हें तो वैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उन्हें तो रिकॉर्डेड ही लेक्चर दिए जाते हैं। तो जिनकी लाइव की बात है तो उनका छूट ज़्यादा ना छूट जाए। और प्लस ये कॉन्सेप्ट, अगर हम सीए फाउंडेशन की बात करें तो थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाता है, क्योंकि इसमें लोग इन्वॉल्व हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। इतना आप कल की क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आएंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच।